तो जिस तरह से हमारे पास सिलेक्ट में, अब देखो नेम, नेम के नाम से बैकएंड क्या करेगा, बैकएंड बोलेगा नेम में क्या वैल्यू है, नेम में, नेम जो सिटी का नाम है, सिटी में कौन सी वैल्यू जाएगी, सिटी के नाम में, जो सिटी के नाम में कौन सी वैल्यू जाएगी, जो हम यहां से सिलेक्ट करेंगे। लेट सपोज मैंने लाहौर सिलेक्ट कर लिया, लेट सपोज मैंने लाहौर सिलेक्ट कर लिया, तो जब लाहौर में सिलेक्ट करूंगा तो ये लाहौर की पूरी स्पेलिंग जाएगी या LHR जाएगा, सिर्फ LHR जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। इसी तरह से हमारा सिलेक्ट का फंक्शन काम करता है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे अगर नंबर में पास कर दूं तो नंबर जाएगा सिर्फ, अगर LHR पास कर दूंगा तो LHR जाएगा। इसी तरह से हमारे पास रेडियो बटन में भी होता है, रेडियो बटन में भी हमारे पास यहाँ से क्या जाएगा, लेट सपोज यहाँ से हमारे पास सिलेक्ट, लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास हमने मेल सिलेक्ट कर लिया या हमने फीमेल सिलेक्ट कर लिया, तो अब फीमेल में से ये फीमेल लिखा हुआ तो कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये फीमेल तो लेबल है, लेबल कभी जाता है। लेट मी एनोटेट इट फॉर यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये मेरे पास लेबल है और ये मेरे पास इनपुट फील्ड है, ये मेरे पास इनपुट फील्ड है, इनपुट है विथ टाइप रेडियो, और ये मेरे पास लेबल है। तो बैकएंड के पास कभी लेबल जाता है, लेबल कभी भी बैकएंड के पास जाएगा, लेबल कभी भी बैकएंड के पास नहीं जाता। तो अब यहां से क्या वैल्यू जाएगी, यहां से क्या वैल्यू जानी चाहिए, फिर यहां से इस वक्त अगर अगर मैं इस वक्त सिर्फ सिंपल सिलेक्ट करूंगा तो कुछ भी नहीं जाएगा, इस वक्त मैं अगर सिंपल सिलेक्ट करूंगा तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे भी एक वैल्यू का एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, जहां पे मैं लिखूंगा फीमेल, या फीमेल की जगह खाली F, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे वैल्यू के एट्रीब्यूट में मैं क्या लिख दूंगा M, और यहाँ पे वैल्यू के एट्रीब्यूट में लिख दूंगा C। तो अब अगर हमारा कस्टमर या लॉग इन करने वाला या साइन अप करने वाला यहाँ से, लेट सपोज यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, लेट सपोज साइन अप करने वाला यहाँ से फीमेल सिलेक्ट करता है, तो बैकएंड के पास क्या जाएगा, बैकएंड के पास क्या जाएगा, सिर्फ F जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। इसके लिए इसीलिए इसके लिए यहाँ वैल्यूज यूज होंगी, बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पे सिर्फ F जाएगा और कुछ भी नहीं। अगर वो अदर सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या जाएगा, अदर सिलेक्ट कर लेता है तो क्या जाना चाहिए, क्या जाएगा उसके पास, C जाएगा, और अगर मेल सिलेक्ट करता है तो मेल जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे चेक बॉक्सेस को देखूं, अगर मैं यहाँ पे चेक बॉक्सेस को एनोटेट करूं, लेट मी एनोटेट इट फॉर यू, ये इनपुट बॉक्स है और ये फिर से मेरा लेबल है। नहीं नहीं, फॉर्म बनाते वक्त इस वक्त हमें बैकएंड पे काम नहीं करना, इस वक्त हमें बैकएंड पे काम नहीं करना, इस वक्त हम सिर्फ फ्रंट एंड का देख रहे हैं, इस वक्त सिर्फ हम फ्रंट एंड की डिटेल्स देख रहे हैं। तो बैकएंड पे जब हम काम करने लगेंगे तो हमें ये सब चीजें पता होंगी, तो हम लोग चीजों को जोड़ सकेंगे ना। अगर हमें पता होगा तो ही हम फ्रंट एंड और बैक एंड को जोड़ पाएंगे, अगर नहीं पता होगा तो किस तरह से जोड़ेंगे। अगर हमें पता होगा कि वैल्यू एट्रीब्यूट में जो होगा वो वैल्यू जाएगी, तभी तो हम जोड़ पाएंगे, वरना किस तरह से जोड़ पाएंगे, वरना नहीं जोड़ पाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, तो ये मेरे पास इनपुट फील्ड है, ये मेरे पास इनपुट फील्ड है विथ टाइप चेकबॉक्स, और ये मेरे पास लेबल है क्रिकेट। तो जैसा कि मैंने पहले बोला, बैकएंड के पास लेबल कभी भी नहीं जाता, बैकएंड के पास लेबल कभी भी नहीं जाता। तो बैकएंड के पास क्या जाएगा, यहाँ पे मुझे क्या पास करना पड़ेगा, अपने इस इनपुट में मुझे क्या देना पड़ेगा ताकि बैकएंड के पास वो वैल्यू जाए,
कम ऑन रिप्लाई, वैल्यू का एट्रीब्यूट देना होगा और उसमें मुझे अपनी वैल्यू पास करनी होगी, बिल्कुल सही। तो इसी तरह से मुझे यहाँ पर भी अपने जो चेक बॉक्सेस मैंने बनाए थे, चेक बॉक्स में भी यहाँ पे मैं वैल्यू का एट्रीब्यूट दूंगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिकेट, क्रिकेट के लिए CRK और फुटबॉल के लिए FB, मूवीज के लिए MV और रीडिंग के लिए RD। क्लियर है? तो अब अगर मैं यहां से लेट सपोज, अगर मैं लेट मी रिफ्रेश दिस, अगर मैं यहां से फुटबॉल और मूवीज ये दो सिलेक्ट करता हूं तो बैकएंड के पास क्या क्या वैल्यू जाएगी? बैकएंड के पास क्या क्या वैल्यूज जाएंगी हॉबीज में? कम ऑन रिप्लाई, बैकएंड के पास हॉबीज में क्या क्या वैल्यूज जाएंगी? बैकएंड के पास हॉबीज में जो वैल्यू जाएंगी, जो सिलेक्ट की हैं, पर वैल्यूज क्या जाएंगी? बैकएंड के पास एग्जैक्ट कौन से वर्ड्स जाएंगे? CRK और MV, बिल्कुल परफेक्ट। बैकएंड के पास जाएगा CRK और MV, बैकएंड के पास ये दो वैल्यूज जाएंगी। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इनपुट का सिलेक्ट टाइप का, सिलेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सिलेक्ट किस तरह से होगा? ऑप्शंस का समझ में आ गया? ऑप्शंस में क्या होगा? ऑप्शंस में वैल्यूज जो देंगे वो वैल्यू पास होगी और रेडियो बटन में जो हम वैल्यू देंगे वो पास होगी, और जो हॉबीज, जो चेक बॉक्सेस में जो हम वैल्यू देंगे बैकएंड के पास वो वैल्यूज पास होंगी। बाकी यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू दूंगा डायरेक्ट वही वैल्यूज जाएंगी। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? बाकी अगर ईमेल एड्रेस में, मैं अगर कोई ईमेल एड्रेस देता हूँ, लेट सपोज ईमेल एड्रेस में मैं यहाँ से अपनी ईमेल एड्रेस दे देता हूँ usman@gmail.com, तो बैकएंड के पास ये एग्जैक्ट ये ईमेल जाएगी मेरी। अगर मैं यहाँ पे सेल नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5, तो बैकएंड के पास ये सेल नंबर जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जो दे देता हूँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ वो जाएगी। लेट सपोज मैं आज की डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। पासवर्ड मैं दे देता हूँ उस्मान, तो यहाँ से ये पासवर्ड जाएगा। तो ये चीज क्लियर है? अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैकएंड के पास क्या क्या जा रहा होगा? नेम उस्मान जा रहा होगा। अगर ओवरऑल देखा जाए इस फॉर्म को जब मैं सबमिट के बटन पर दबाऊंगा तो ओवरऑल देखा जाए तो बैकएंड के पास क्या क्या जा रहा होगा? नेम की जगह उस्मान जा रहा होगा, ईमेल की जगह मेरी ईमेल, ये जो मैंने यहाँ पे ईमेल पास की है वो जा रही होगी, फोन नंबर की जगह 1 2 3 4 5 जा रहा होगा, मेल की जगह, मेल की जगह M जा रहा होगा। मैंने यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और मूवीज सिलेक्ट किया तो इसकी जगह CRK और MV जा रहा होगा। डेट, डेट ऑफ बर्थ की जगह ये डेट जा रही होगी जो मैंने इधर डेट सिलेक्ट की है। पासवर्ड की जगह मैंने जो 1 2 3 4 5 पासवर्ड रखा है वो जा रहा होगा, और कराची की जगह क्या जा रहा होगा मेरे पास? CRH। क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है सबको? ओके। तो अब हमने एक और अपना एक और चीज हमने देखी थी अयान, रिमेंबर जब हम लोग यहाँ पे साइन अप कर रहे थे, जब हम लोग यहाँ पे साइन अप कर रहे थे तो हमने एक और चीज देखी थी। लेट मी शो यू। डिस्क्रिप्शन का एक और देखा था, उसका भी बता रहा हूँ। लेट मी क्लियर दिस एनोटेशन, क्लियर दिस ऑल ड्राइंग। हमने देखो अब यहाँ पे ये जो इनपुट फील्ड है, ये है तो इनपुट फील्ड, ये है तो इनपुट फील्ड, पर मैं इसे एडिट नहीं कर सकता हूँ, पर मैं इसे एडिट नहीं कर सकता हूँ। चाहे यहाँ पे टाइप करके कुछ भी टाइप करूँ कीबोर्ड से तो मैं इसे एडिट नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह की इनपुट फील्ड किस तरह से बनाई जाए कि वो हो इनपुट फील्ड पर मैं उसे एडिट ना कर सकूं? तो इसके लिए हम लोग दो एट्रीब्यूट यूज करते हैं। लेट मी शो यू। लेट सपोज मैं वो दोनों एट्रीब्यूट यहाँ पे ईमेल पे यूज करके दिखाता हूँ। लेट सपोज या बल्कि नेम पे, नेम में मैंने वैल्यू का एट्रीब्यूट दिया हुआ है। लेट सपोज नेम में मैंने यहाँ पे इस वक्त अगर रिफ्रेश करके चेक करें तो हमारे इस पेज पे, हमारे इस पेज पे यहाँ पर देखो नेम आ रहा है, पर इस नेम को मैं एडिट कर सकता हूँ। इस नेम को मैं एडिट कर सकता हूँ। उस्मान को मिटा के मैंने अयान लिख दिया, अयान अगर मैंने अयान दिया था तो अयान को मिटा के मैंने उस्मान लिख दिया।
पर अगर रिफ्रेश करूंगा तो अगेन उस्मान आ जाएगा। रिफ्रेश करने पर दोबारा उस्मान आ जाएगा। लेट मी रिफ्रेश दिस, ये रिफ्रेश करने पर अगेन उस्मान आ जाएगा, पर रिफ्रेश करने के बाद मैं फिर भी इसे एडिट कर सकता हूँ। तो क्या हो अगर मुझे ये एडिट ना करवाना हो, जो मैंने एक दफा वैल्यू दे दी उसे मुझे एडिट नहीं करवाना, जिसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, यहाँ पर इधर देखो, हमें पता है कि हमारी स्टूडेंट आईडी के पहले स्टूडेंट लफ्ज लिखा हुआ लाजमी होता है। हम लोगों के पास जो स्टूडेंट आईडी आपकी एपटेक की, उसमें स्टूडेंट लफ्ज लिखा हुआ लाजमी होता है, वो सबका सेम होता है। ये लफ्ज सबके लिए सेम है, जितने भी पूरी दुनिया में एपटेक के स्टूडेंट हैं, सबकी आईडी के लिए पहले स्टूडेंट लिखा हुआ लाजमी सेम है, सिर्फ नंबर चेंज है। तो नंबर अलग कर सकते हो, पर अगर कोई गलती से भी स्टूडेंट को एडिट कर देगा, गलती से भी उसने स्टूडेंट को एडिट करके आखिर पे टी मिटा दिया और आगे अपना नंबर सही लिखा, तो क्या उसकी आईडी वैलिड होगी? क्या वो वैलिड स्टूडेंट आईडी होगी? नहीं होगी। तो इसी तरह से अब मुझे अगर इनपुट फील्ड बनानी है जो मैं एडिट ना कर सकूं, ऐसी इनपुट फील्ड बनानी है जो कस्टमर या यूजर एडिट ना कर सके, तो उसके लिए हमारे पास दो एट्रीब्यूट है। दो एट्रीब्यूट है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। पहला एट्रीब्यूट है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड एट्रीब्यूट, अब देखना यहाँ पे, अब देखो मैं इस नेम को कभी भी एडिट नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर कुछ टाइप भी करता हूँ, कीबोर्ड से कुछ प्रेस भी कर रहा हूँ, तो मैं इसे एडिट नहीं कर सकता हूँ। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? एक एट्रीब्यूट है हमारे पास डिसेबल्ड, और दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा है? दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? लेट मी, इसे मुझे मिटाने दो। दूसरा हमारे पास क्या है? रीड ओनली। रीड ओनली और डिसेबल्ड में थोड़ा सा फर्क है। अब देखो, मैं अभी भी इसे एडिट नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर टाइप करता हूँ तो मेरा कर्सर इसके सेंटर पर कभी भी नहीं जाता। मैं इसे एडिट नहीं कर सकता हूँ, ना तो मिटा सकता हूँ, ना मैं मिटा सकता हूँ, ना कुछ और टाइप कर सकता हूँ। तो हमारे पास रीड ओनली और डिसेबल्ड में माइनर फर्क है, माइनर फर्क है, पर वो जब बैकएंड में पढ़ेंगे तो डिटेल में डिफाइन कर देंगे। डिटेल में डिफाइन कर दूंगा जब हम बैकएंड के ऊपर आएंगे तो। पर फिलहाल के लिए ये ध्यान में रखो कि डिसेबल्ड और रीड ओनली क्या करते हैं? डिसेबल्ड और रीड ओनली क्या करते हैं? हम लोग फील्ड को एडिट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई? तो अगर मुझे किसी फील्ड को एडिट करने से रोकना है, अगर मुझे किसी फील्ड को एडिट करने से रोकना है, तो मैं कौन से दो एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूं? अगर मुझे किसी फील्ड को एडिट करने से रोकना है तो मैं कौन से दो एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूं? डिसेबल्ड और रीड ओनली। बिल्कुल सही। डिसेबल्ड, डिसेबल्ड आखिर पे डी होगा, डिसेबल्ड होगा या रीड ओनली होगा? देखो, डिसेबल्ड है या तो रीड ओनली होगा। क्लियर है? आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो ताकि फील्ड को एडिट ना कर सके हम। यहां तक क्लियर है सबको? सो लेट्स सी चेक करते हैं कि हम कितने सही हैं। लेट्स सी हम चेक करते हैं। फिलहाल मुझे नेम को एडिट करना है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल हम चेक करते हैं कि हम कितने सही हैं। हम जाके इसको इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं कि इन्होंने क्या यूज किया है। चेक करें, इसको इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं कि इन्होंने क्या यूज किया है। इन्होंने देखो क्या यूज किया है। इन्होंने क्या यूज किया हुआ है? कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है? रीड ओनली यूज किया हुआ है इन्होंने। क्लियर है यहां तक? जिसकी वजह से मैं इसे मिटा नहीं पाता हूं। पर अगर मैं इसको, अब यहाँ पे ट्रिक एक बताता हूं, अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक शो करता हूं। मैं इस रीड ओनली को यहां पर जाके मिटा देता हूं। मैंने इस रीड ओनली को यहां पर जाके, लेट मी शो दिस अगेन, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे रीड ओनली लिखा हुआ आ रहा है, रीड ओनली लिखा हुआ आ रहा है हमारे इसके स्टूडेंट आईडी के ऊपर। अब देखो नेम इन्होंने क्या रखा है? नेम इन्होंने रखा है स्टूडेंट आईडी, टाइप इन्होंने टेक्स्ट रखा है,
कोई CSS की क्लास अप्लाई करने के लिए इन्होंने फॉर्म कंट्रोल लगा रखा है, वैल्यू इसके अंदर इन्होंने स्टूडेंट पहले से दे रखी है। मैं इस स्टूडेंट की वैल्यू के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट की ये जो वैल्यू है इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ। अब देखना जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ क्या होता है। अब मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, जो हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी वही वैल्यू आ रही है, पर मैं अभी भी इसे एडिट नहीं कर सकता हूँ। मैं स्टूडेंट आईडी को अभी भी एडिट नहीं कर सकता हूँ। मैं इसका अगर रीड ओनली मिटा दूं तो मैं एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं ये रीड ओनली मिटा दूं तो मैं एडिट कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैं रीड ओनली पे डबल क्लिक करता हूँ। अब देखो मैं रीड ओनली पे डबल क्लिक करता हूँ और बैक स्पेस से इसको मिटा के इंटर दबा देता हूँ। बैक स्पेस से दबा के इंटर दबा देता हूँ एंड सी मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें होती है हमारे पास फ्रंट एंड के लिए। अब और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रीड ओनली का कॉन्सेप्ट, रीड ओनली और डिसेबल्ड का। अब आप लोगों के दिमाग में शायद सवाल आ रहा हो, अगर मैं इस तरह करके चेंजेस कर सकता हूं तो कोई और बंदा भी कर सकता है। कम ऑन रिप्लाई। अगर मैं इस तरह करके चेंजेस कर सकता हूं तो कोई और बंदा भी कर सकता है। अगर कोई और बंदा करके स्टूडेंट की आईडी को यहाँ पे चेंज करके नेम दे दे कि स्टूडेंट आईडी तो इनवैलिड हो गई। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैक एंड पे भी चेक करते हैं सब चीजों को। इसी वजह से हम लोग बैक एंड पे भी सब चीजों को चेक करते हैं कि जो भी वैल्यू आ रही है क्या वो सही वैल्यू आ रही है। कहीं किसी ने अपनी ज्यादा होशियारी दिखा के, ज्यादा अकलमंदी दिखा के गलत वैल्यू तो एंटर नहीं कर दी। क्लियर है सबको? लेट मी शो यू दिस टाइम। अब ये देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रीज के लिए मैंने क्या बोला था, अब यहाँ पे ये देखते हैं। लेट मी रिफ्रेश दिस वन अगेन, एक दफा रिफ्रेश करने दो। अच्छा, अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो पेज मेरा वापस अपनी हालत में चला जाएगा। अब दोबारा यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा और मैं इसको एडिट नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि कंट्रीज में ये सारे ऑप्शंस होते हैं। कंट्रीज में ये सारे क्या होते हैं, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। और ऑप्शन के अंदर ये जो कुछ भी मुझे दिख रहा है, ये जो लफ्ज दिख रहे हैं, ये लफ्ज कभी भी पास नहीं होंगे। ये जो मुझे पाकिस्तान दिख रहा है, क्या ये पाकिस्तान, क्या इस तरह पाकिस्तान लिखा हुआ जाएगा बैकएंड पे? पाकिस्तान का पी बड़ा IKISTN पाकिस्तान इस तरह लिखा हुआ जाएगा बैकएंड पे? बल्कि क्या लिखा हुआ जाएगा, जो इन्होंने वैल्यू, हमने PA के लिखा था, हो सकता है किसी ने नंबर रखे हो। हमने PA के लिखा था, हो सकता है किसी ने नंबर रखे हो सकता है किसी ने खाली P रखा हो सकता है किसी ने कंप्लीटली पाकिस्तानी रखा हो वैल्यू के एट्रीब्यूट में। लेट्स चेक के इन्होंने वैल्यू के एट्रीब्यूट में क्या रखा है। लेट्स चेक कि इन्होंने ऑप्शन के वैल्यूज के एट्रीब्यूट में क्या रखा है। इंस्पेक्ट करते हैं यहां से। अब ये मेरा सिलेक्ट का एट्रीब्यूट है, ये मेरे पास सिलेक्ट का एट्रीब्यूट है। मैं सिलेक्ट के एट्रीब्यूट को ओपन करता हूं तो अब यहाँ पे देखो ये सारे ऑप्शन है। अब यहाँ पे पाकिस्तान का ऑप्शन देखो, पाकिस्तान का ऑप्शन अवेलेबल है और इन्होंने वैल्यू में भी पाकिस्तान ही रखा है। ऑप्शन के यहाँ पे भी पाकिस्तान रखा है, वैल्यू में भी पाकिस्तान रखा है। तो बैकएंड पे क्या जाएगा, पाकिस्तान ही जाएगा। बैकएंड पे पाकिस्तान ही जाएगा, पर ये वाला पाकिस्तान नहीं जाएगा। कौन सा पाकिस्तान जाएगा, ये वाला पाकिस्तान जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? लेट्स चेंज, मैं इस पाकिस्तान को चेंज करके कुछ इस तरह से कर देते, पाकिस्तान एडिटेड। लेट्स चेक, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया। अब मेरे पास ऑप्शन में क्या शो होगा, पाकिस्तान शो होगा या पाकिस्तान एडिटेड शो होगा? मैंने यहाँ पे देखो पाकिस्तान एडिटेड लिख दिया है। अब मेरे पास पाकिस्तान एडिटेड शो होगा। लेट्स चेक, अब ये देखो ऑप्शन में पाकिस्तान एडिटेड शो हो रहा है
पर बैकएंड पे क्या वैल्यू जाएगी? पाकिस्तान एडिटेड जाएगा या खाली पाकिस्तान जाएगा? सिर्फ पाकिस्तान जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट। मैं इसको इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये सब चीजें, ताकि यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सब चीजें समझ में आ जाए क्लियरली। तो यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। अब हमारे पास एक चीज मिसिंग है। अब हमारे पास इस फॉर्म में एक चीज मिसिंग है। अब क्या चीज मिसिंग है? डिस्क्रिप्शन। हमने जैसे देखा था, हमने जब वहां पे अपना फॉर्म सबमिट कर रहे थे तो हमने देखा था डिस्क्रिप्शन के लिए एक इनपुट फील्ड थी, पर उस इनपुट फील्ड में एक खास बात थी। क्या खास बात थी? मैं उसको अपने माउस के जरिए बड़ा छोटा कर सकता था। नोटिस किया था किसी ने? इनपुट फील्ड थी, पर मैं उस इनपुट फील्ड को अपने माउस के जरिए छोटा या बड़ा कर सकता था। कम ऑन रिप्लाई। तो उसके लिए अब मैं इनपुट, ओके, अब आप अभी नोटिस कर लेना। मैं एक काम करता हूं, ओके। तो अब आगे हम देखते हैं कि अब हम लोगों को डिस्क्रिप्शन या कमेंट, अक्सर आप लोगों ने किसी ना किसी वेबसाइट में देखा होगा कमेंट का सेक्शन या डिस्क्रिप्शन का सेक्शन, जिसको आप अपने अपने माउस से इंक्रीज, अपने माउस के जरिए उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। देखा है कमेंट का सेक्शन ऐसा जिसमें आप अपने माउस के जरिए उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो? तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टैग यूज होता है? लेट मी शो यू। मैं एक और टी आर टैग बनाता हूँ, एक टीडी बनाता हूँ, उसके अंदर एक लेबल रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लेबल लगा देता हूँ डिस्क्रिप्शन। अब देखो जहां तक मेरे पास एक लेबल तो आ गया डिस्क्रिप्शन का। अब यहाँ पे मुझे एक इनपुट फील्ड बनानी है, पर कौन सी इनपुट फील्ड? स्पेशल टाइप की इनपुट फील्ड जो मल्टीपल लाइंस ले सके, जो मल्टीपल लाइंस इनपुट कर सके। लेट सपोज मैं नेम में, लेट सपोज मैं यहाँ पे पहले इनपुट फील्ड बनाकर दिखाता हूँ। लेट सपोज मैं पहले यहाँ पे नॉर्मल इनपुट फील्ड यूज करता हूँ। मैं पहले यहाँ पे नॉर्मल इनपुट फील्ड यूज करता हूँ जैसे हमने अभी तक पहले यूज की है। सही है, ये नॉर्मल इनपुट फील्ड है। अब मैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ, पर अब देखो जब मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ तो मेरे को ये लफ्ज लिखने से नहीं रोक रहा। मैं चाहे कितने भी लफ्ज लिखूं, लिखने से नहीं रोक रहा। पर एक चीज गलत हो रही है। क्या गलत हो रही है? कि अगर आपको दोबारा पढ़ना हो तो आपको यहां से पीछे जाना पड़ेगा। कितना पीछे जाना पड़ेगा? तो क्या ये यूजर के लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा? अपने लफ्ज को, अपने जो उसने सेंटेंस लिखा है उसको एक दफा लिख तो लिया, अब जाहिर सी बात है वो दोबारा पढ़ेगा। अब दोबारा पढ़ने के लिए उसे फिर से पीछे जाना पड़े। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इनपुट, नॉर्मल इनपुट फील्ड यूज नहीं कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? अब मैं यहाँ पे नॉर्मल इनपुट फील्ड यूज नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? टेक्स्ट एरिया। अब क्या यूज करूंगा यहाँ पे? टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में अब देखो यहाँ पे हमारे पास आईडी का एट्रीब्यूट आ रहा है। फिलहाल इसको इसी तरह से ही सेव करते हैं। तो अब यहाँ पे अब चेक करो, अब ये मेरे पास टेक्स्ट एरिया आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसे, अगर मैं यहाँ पे माउस रख के इसे देखो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ अपनी मर्जी के हिसाब से जितना भी। ये देखो, ये आपके टेक्स्ट एरिया का डिफरेंस होता है। टेक्स्ट एरिया और इनपुट फील्ड में आप इसे अपनी मर्जी के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। नॉर्मल इनपुट फील्ड को आप इस तरह इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो अब अगर यूजर यहाँ पे अपने कुछ भी सेंटेंस लिखता है तो क्या आप उसे पीछे जाना पड़ेगा दोबारा रीड करने के लिए सब कुछ? अब वो सब कुछ एक ही जगह पे पढ़ सकता है। क्लियर है यहां तक?
यहां तक क्लियर है सबको? ओके। पर एक चीज अभी भी, एक चीज क्या है, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर भी लगा सकता हूँ ताकि पता चले कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इंटर करनी है, यूजर के लिए और आसानी हो जाए, यूजर फ्रेंडली हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी ऐड कर देता हूँ। इंटर डिस्क्रिप्शन हेयर। डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, बट आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर ऐड कर सकता हूँ ताकि उसके ऊपर मैं आगे डिफाइन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अभी मैं सब एट्रीब्यूट्स जा रहा हूँ। तो यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। हमारे पास ये दो एट्रीब्यूट्स और कौन कौन से? नेम के एट्रीब्यूट को डिफाइन करने की नीड नहीं है। नेम के एट्रीब्यूट को डिफाइन करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको पता है नेम का एट्रीब्यूट क्या करेगा। यहाँ पे नेम का एट्रीब्यूट क्या करेगा? बैकएंड के लिए होगा, बिल्कुल परफेक्ट सही। और उसके बाद आईडी का एट्रीब्यूट किस लिए होगा? आईडी का एट्रीब्यूट हमने पढ़ा है, क्लास और आईडी का एट्रीब्यूट कोई स्पेसिफिक स्टाइल, कोई स्पेसिफिक चीज डिफाइन करने के लिए होता है। सही है। तो फिलहाल हम कोई स्टाइलिंग यूज नहीं कर रहे हैं, कोई स्टाइलिंग। आईडी का एट्रीब्यूट को और आगे हम डिटेल में देखेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। रिमेंबर, एक चीज याद रखना, आईडी के एट्रीब्यूट को और डिटेल में देखेंगे। सिर्फ स्टाइलिंग के अलावा भी आईडी के एट्रीब्यूट का और भी बहुत सारे काम है, इसको हम तब देखेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। सही है। तो फिलहाल हमें आईडी के एट्रीब्यूट की नीड नहीं है, तो मैं यहां से इसे रिमूव कर देता हूं। सही है। अब आते हैं हमारे पास ये दो एट्रीब्यूट्स। ये दो एट्रीब्यूट्स क्या है? ये हमारे पास है कॉलम्स, के कितने कॉलम्स होने चाहिए, 30 कॉलम्स, और कितनी रो सपोर्टेड करे। कितने रो कितनी मतलब कितनी लाइन सपोर्ट करेगा ये हमारा ये टेक्स्ट एरिया, कितनी लाइन सपोर्ट करेगा, मैक्सिमम कितनी लाइन सपोर्ट करेगा? 10 लाइंस। इस वक्त अगर मैं यहां पर अपने टेक्स्ट एरिया को लेट मी शो यू दिस टाइम। अब देखो, मैं अपने इस टेक्स्ट एरिया में 10 अपने टेक्स्ट एरिया में लाइंस इंटर कर सकता हूं, और ये मतलब अब मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। देखो, कुछ लाइंस इंटर करने के बाद मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, पर इतनी लाइन करने के बाद मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा। लेट्स काउंट, ये कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, इनिशियली 10 लाइंस देने तक मुझे कोई स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा। क्लियर है? 10 लाइन, जब तक मेरी 10 लाइनें हैं तब तक मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा। पर जैसे ही मेरी 11वीं लाइन इंटर होती है तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ता है। जैसे ही मेरी 11वीं लाइन इंटर हुई तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ा। ये चीज समझ में आ रही है कि मुझे 11वीं लाइन इंटर करने पर स्क्रॉल करना पड़ा। पर अगर मैं चाहता हूं कि 15 लाइन लिखूं, 15 लाइनों तक मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े, कम से कम 15 लाइनों तक मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े, तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? रो में 15 देना पड़ेगा। बिल्कुल परफेक्ट। लेट्स सी द चेंजेस। अब ये देखो, मेरा टेक्स्ट एरिया नॉर्मल टेक्स्ट एरिया से बड़ा आ गया है, पहले से बड़ा है। पर अब जब मैं यहाँ पे 15 लाइनों तक मुझे विदाउट स्क्रोलिंग में कुछ भी टाइप कर सकता हूं। अब लेट्स सी, काउंट द रो। देखें कितनी लाइंस हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो, 15 लाइनों तक मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ा, पर जैसे ही 16वीं लाइन ऐड होगी तो ये मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप रो के एट्रीब्यूट के जरिए आपको कितनी लाइनों तक आप स्क्रॉल
रो के एट्रीब्यूट के जरिए आपको क्या है, आप कितनी लाइनों तक आपको स्क्रॉल ना करना पड़े, आप वो बता सकते हो। रो का एट्रीब्यूट समझ में आ गया? इसी तरह कॉलम्स का एट्रीब्यूट क्या बताता है? कॉलम का एट्रीब्यूट मेरा हॉरिजेंटल रो करता है। अब लेट्स सी, मैं यहाँ पे ये करता हूँ। अब ये देखो, कुछ लाइनों के बाद, अब देखो कुछ लफ्जों के बाद, लेट्स सी, एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सबको करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। अब देखो यहाँ पे इतने डिजिट्स तक मेरा न्यू लाइन पर नहीं जा रहा। कितने डिजिट्स तक न्यू लाइन पर नहीं जा रहा? लेट्स काउंट द डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और ये 30 मैंने कहा दिया हुआ है? कितने डिजिट्स तक है ये? 30 मैंने कहा दिया हुआ है? कॉलम में। तो मतलब एक लाइन में कितने डिजिट्स पॉसिबल हैं? ये कौन बता रहा है? एक लाइन में कितने डिजिट्स पॉसिबल हो, कौन बता रहा है? कॉलम बता रहा है। बिल्कुल परफेक्ट। मैं इसे अपने माउस के जरिए चेंज कर सकता हूँ, वो बात है कि देखो मैं इसे अपने माउस के जरिए चेंज कर सकता हूँ। ये चीज ध्यान में रहे कि मैं इसे माउस के जरिए चेंज कर सकता हूँ। अब देखो फिर से मैं इसे दोबारा टाइप कर सकता हूँ। मैं माउस के जरिए इन सबको चेंज कर सकता हूँ। ये याद रखना कि मैं माउस के जरिए इन सबको चेंज कर सकता हूँ फिर से। पर रो और कॉलम क्या करेंगे? आपके स्टार्टिंग लेवल पर कितना हो वो बताएंगे। क्लियर है? स्टार्टिंग लेवल पर कितने डिजिट्स आए और कितनी लाइन है वो बताएंगे। तो अगर मुझे स्टार्टिंग लेवल पर मतलब मैं यूजर को, अपने यूजर को और ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मैं यूजर को इतनी फैसिलिटी, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि उसे टेक्स्ट एरिया को माउस से इंक्रीज या डिक्रीज करने की भी नीड ना पड़े। यूजर को इतनी फैसिलिटी हो कि यूजर को टेक्स्ट एरिया को माउस से इंक्रीज या डिक्रीज करने की नीड ना पड़े, उसे हर चीज रेडी टू राइट मिले, उसे हर चीज रेडी टू राइट मिले, प्लेट में सर्व की हुई मिले। तो अगर आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन में 30 लाइनों से ज्यादा लाइंस हो सकती हैं, लेट सपोज मैं यहां कर देता हूं 50 लाइन, 50 कैरेक्टर्स। तो अब बताओ एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स आएंगे? एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स आएंगे? 50 कैरेक्टर्स। 50 कैरेक्टर के बाद क्या हो जाएगा? 50 कैरेक्टर्स के बाद क्या होगा? लाइन चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही, 50 कैरेक्टर्स के बाद हमारी लाइन चेंज हो जाएंगी। और टोटल कितनी लाइंस तक स्क्रॉलिंग पॉसिबल रहेगी? स्क्रॉलिंग नहीं आएगी। कितनी लाइंस तक स्क्रॉलिंग नहीं आएगी? 15 लाइंस तक स्क्रॉलिंग नहीं आएगी। तो लेट सपोज कोई 90% यूजर इस सिनेरियो से खुश होंगे, 90% यूजर इस कंडीशन से खुश होंगे। 10% यूजर को टेक्स्ट एरिया को माउस से एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब समझ में आ गया टेक्स्ट एरिया का कॉन्सेप्ट। लेट्स सी द चेंजेस। तो अब देखो हमारा टेक्स्ट एरिया पहले से इंक्रीज हो चुका है। 30 था तो यहां तक था, पर 50 है तो इससे आगे चला गया है। मतलब अब एक लाइन में 50 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। क्लियर है यहां तक सबको? ओके, मैं रिकॉर्डिंग